हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार होम गार्ड परीक्षा प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके बिहार होम गार्ड से रिलेटेड सारे वीडियो को देखने के लिए हमारे आइकॉन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब लाल में लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गंवाए हुए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक सबसे बड़ा सौर भंडार है, ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है सौर ऊर्जा है। यह भारत एक उष्णकटिबंध देश है जहाँ प्रति वर्ष जो है 5,000 ट्रिलियन किलोवाट बिजली उत्पादन किया जाता है सौर विकिरणों के द्वारा। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर होता है केवल 1 हुआ दोस्तों। इसका वाट में जो है इसमें आधारित होता है, बिजली का बिल वाट में आधारित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर पर दोस्तों, हास गैस क्या है? हास गैस का यहाँ पर आपसे नाम पूछ रहा है, तो हास गैस कौन सा होता है? हास गैस जो होता है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। हास गैस का आपको पूछ देगा, आपको ये भी पूछ देगा हास गैस को किस नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा हास गैस, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु होता है, जिसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम U-235। क्या बोलते हैं? U-235। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फर के कारण जल में क्या होती है? कठोरता आ जाती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप कौन सा होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ओ, ग्रुप ओ। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रुप ओ। चलिए आप दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? रक्त ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि रक्त ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको याद रहेगा तभी तो पढ़ाइए। रक्त ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। 4 प्रकार के होते हैं। ओ समूह का रक्त जो है किसी भी समूह को दिया जा सकता है, मतलब किसी भी मनुष्य का ग्रुप अगर ओ आता है तो किसी भी मनुष्य को दे सकता है, इसलिए उसको क्या कहा गया था? उसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है, सबको दे सकता है। उसके बाद आता है इसको क्या कहा, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। उसके आता है ए बी समूह वाला मनुष्य जो होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है पर किसी को दे नहीं सकता है। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 करोड़ वर्ष पूर्व पहले, 10 करोड़ साल पहले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिकुआ। सिकुआ जो है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। क्या है दोस्तों? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। सोयाबीन जो है दलहीन तथा तलहीन दोनों प्रकार की फसलें होती है। सोयाबीन में लगभग 40 से 45%, कितना दोस्तों? 40 से 45% तक आपको इसमें प्रोटीन मिलता है। कितना पड़ता है? 40 से 45% तक प्रोटीन मिलता है और 20 से 22% तक आपको इसमें तेल प्राप्त होता है। आपसे कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में दोस्तों, सोयाबीन जो है दलहन किस्म का कौन से फसल में आता है? तो दलहन और तिलहन, या सी नंबर दे देगा दोनों, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्या है दोस्तों, मृदा अपरदन मतलब मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है क्या दोस्तों, मिट्टी की क्षय, मिट्टी जो अगर बाढ़ आता है, मिट्टी वहाँ से बह कर बाहर दूसरे जगह चले जाता है, तो उसकी क्षय को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण द्वारा अगर हम जहाँ भी वृक्ष लगाते हैं, जड़ जो होता है उसकी मिट्टी को पकड़ लेता है और पानी भी कितना भी पानी आ जाए वहाँ की मिट्टी को बहने नहीं देगा। इसलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, वृक्षारोपण करने से मृदा अपरदन रुक जाती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन सा जो उड़ नहीं सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी पक्षी जो है उड़नहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ये जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 12 नंबर क्वेश्चन आपको बार बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही देता है। तो इसका सही कौन सा क्या क्वेश्चन है, तो समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है। समुद्र जो है नीला प्रतीत क्यों होता है समुद्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश जो पड़ता है वो जल पे, समुद्र के जल पे, उसके परावर्तन होने के बाद उसका जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकरण के कारण जो है वो जो है हमारे आँख में जब तक वो पड़ता है तब तक पता चलता है वो नीला कलर का है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों। इसका क्या कारण है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। मान के तेज हवा जब बहेगा तो वाष्पीकरण का जो बनने का जो है गति वो तेज हो जाता है, वहाँ पे बन नहीं पाता है, हवा उसे उड़ा के ले चले जाता है। उसके आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये क्या अंग होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुष्प। क्या है दोस्तों, पुष्प जो है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कैसे दोस्तों, अगर पुष्प नहीं बनेगा तो उसका फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो फिर बीज नहीं बनेगा तो उसका नया पौधा नहीं बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात आएगा दोस्तों, पुष्प ही नहीं बनेगा तो ना ही आगे पौधा नया आएगा। इसलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आर्क्योपेट्रिक्स क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आर्क्योपेट्रिक्स क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्क्योट्रिक्स क्या है, जुरासिक युग का जो जब जुरासिक के जानवर आए थे तो उसके युग का ये सर्व पुरातन पक्षी है। कौन सा है दोस्तों, आर्क्योपेट्रिक्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। 16 नंबर क्वेश्चन है, एसिप्रिन क्या है। एसिप्रिन जो है क्या है, तो एसिप्रिन क्या है दोस्तों, एसिप्रिन जो है एंटीपिरेटिक है। क्या दोस्तों, एंटीपिरेटिक है, जो कि आपको किस में काम आता है, ज्वार नाशक में होता है, बुखार के में काम आता है। ये औषधि का काम करता है जिसका प्रयोग बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द तथा आदि की स्थिति में पीड़ा निवारक का काम करता है। कौन सा करता है, एंटीपिरेटिक। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक को हम लोग डिटर्जेंट इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं और हिंदी में अपमार्जक कहते हैं। आपसे कोई पूछ देगा कि डिटर्जेंट का है हिंदी क्या है, तो इसका हिंदी होता है अपमार्जक। पूछता है अपमार्जक क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, शोधन अभिकर्ता है। क्या दोस्तों, शोधन अभिकर्ता है, साफ करने के काम में करते हैं। हम लोग डिटर्जेंट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कपड़ा धोने के काम में करते हैं। ये जो होता है साबुन से बेहतर साफ करता है, शोधन अभिकर्ता करते हैं इसको। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। लाइक से ही पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के आप हमसे सोल्यूशन ले सकते हैं। उसका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, अल्फा भी उत्सर्जित करता है, बीटा भी उत्सर्जित करता है, गामा भी करता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं कौन से वर्ग में। इसका सही आंसर है स्तनीय वर्ग में। किसमें दोस्तों, स्तनीय वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20वां नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जब हम
बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन सा कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं या तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं दोस्तों? द्वितीय उपभोक्ता वे मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है दोस्तों, किसे कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, जैसे वो घास फूस इत्यादि खाते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उस शाकाहारी जंतु को खाते हैं, जैसे बकरी भेड़ को खाते हैं, उसे हम द्वितीय कहते हैं। उसके क्या कहते हैं? जैसे क्या कहते हैं, बिल्ली जो होता है चूहा का भोजन करता है, और भेड़िया जो होता है हिरन को भोजन करता है। हिरन जो होता है बेचारे शाकाहारी होते हैं, चूहा भी शाकाहारी होते हैं। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रह है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन जिसका स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। आपसे कभी एग्जाम में पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था, जो कि कनाडा में की गई थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, साउथ एशिया फेडरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ एशिया का साप्टा का SAPTA, ये हो गया साप्टा। साप्टा का S से हो गया साउथ, ए से हो गया एशिया, पी से एफ से यहाँ पे साप्टा हो जाएगा, एफ से हो गया फेडरेशन, टी से हो गया ट्रेड, ए से हो गया एग्रीमेंट। ये हो गया साप्टा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता क्या प्रयोग हुआ करता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल कलर का। किस कलर का दोस्तों? लाल कलर का प्रयोग किया जाता था, ताकि मिट्टी का बर्तन जो है अट्रैक्टिव थोड़ा देखने में लगे, आकर्षण लगेगा। बर्तनों पर क्या समानता किसका रंग क्या इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों? लाल रंग का। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन पे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पे नामांकित देवताओं पर। सोम और इस पे नामांकित देवताओं पर। 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल जो है सोम देवताओं को समर्पित है, और सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था। क्या था दोस्तों? सोम जो है एक प्रसिद्ध पौधे का रस था। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन का धर्मशास्त्रों में भू राज्य की दर क्या है? धर्मशास्त्र में जो है भू राज्य की दर आपसे पूछ रहा है। पहले भू राज्य की दर क्या था? तो इसका दर तो जो था 1/6 था। क्या था दोस्तों? 1/6 था। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बिहार से रिलेटेड, इसलिए बिहार के एग्जाम में पूछ सकता है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजीविकाओं ने जो है बारबर की गुफाओं का जो प्रयोग है आश्रय के रूप में किया था। अब दोस्तों बारबर की गुफा कहाँ है ये थोड़ा जान लेते हैं। बारबर की गुफाओं का निर्माण जो है अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बारबर पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। कहाँ पे स्थित है एक बार फिर से जान लीजिए। बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बारबर पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ है? इसका सही आंसर है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन 14 पूर्व। क्या है दोस्तों? 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा किए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। इसका आपसे पूछ देगा 14 में किसके सबसे पहले कौन थे? तो महावीर के द्वारा, स्वामी महावीर के द्वारा इसमें मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है।
उसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। नागरिकों का कार्मिक पतन जो है मुख्य गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। किसके काल की दोस्तों, गुप्त काल की। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 30 नंबर क्या है, चीनी यात्री इंतिसग ने बिहार का भ्रमण किया, किस ईस्वी में किया था दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 673 ईस्वी में चीनी यात्री इंतिसांग ने बिहार का भ्रमण किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, 1, 3 और 4। 1, 3, 4 में क्या क्या दिया गया है दोस्तों, खराज है, उड़ है, मुक्ति है। 3 कर इस पर लगाए जाते हैं भूमि पर। कौन कौन से कर लगाए जाते हैं दोस्तों, भूमि उत्पादन पर लगाने पर लगने वाले कौन कौन से हैं, 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 जो है खराज है, उग्र है, उड़ है, मुक्ति है। ये 3 कर जो है भूमि उत्पादन पर लगाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमोनियों को गोवा छीना, बहमोनियों से गोवा छीना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय। विजयनगर के पहले वो शासक थे जिससे बहमोनियों से गोवा छीना था, वो कौन थे दोस्तों, हरिहर द्वितीय थे। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुफरीन मेनरी का संबंध जो था सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 33 नंबर का इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसियों से। किससे दोस्तों, फिरदौसियों से। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए और मध्यकालीन बिहार में फिरदौसियों से सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। किसका था दोस्तों, फिरदौसियों का लोकप्रिय सबसे अधिक था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 34 नंबर दोस्तों। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। बिहार शरीफ का जो नगर था किस लिए महत्वपूर्ण था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपके सामने 4 दिए, 1, 2, 3, 4 और उसका ऑप्शन नंबर 2 और 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 2 और 4। 2 और 4 में किया गया क्या है दोस्तों, विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक के केंद्र के रूप में, ये 2 के केंद्र के रूप में जो है दोस्तों मध्यकाल में बिहार शरीफ बहुत महत्वपूर्ण था। इसके किसके रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। 2 और 4 याद रखिएगा दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हमने इसे लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। निम्नलिखित अंग्रेजों में जहांगीर ने खान की उपाधि किसे सम्मानित किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस अंग्रेज को सम्मानित किया था दोस्तों, ये जो जहांगीर ने जो सम्मानित किया था उसको, वो थे कौन, सर टॉमस रो। कौन थे दोस्तों, सर टॉमस रो को जो है जहांगीर की खान की उपाधि से सम्मानित किए थे। सर टॉमस जो है जहांगीर के शासक काल में इंग्लैंड से भारत आने वाले राजदूत थे। कौन थे दोस्तों, इंग्लैंड से भारत आने वाले राजदूत थे, इसलिए उन्होंने खान की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया था। उसका आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है भारत का वो कौन सा राज्य था, वो राज्य था गुजरात वो राज्य था जहां यूरोपियों को सोरा अफीम प्राप्त होता था। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। मोहम्मद शाह के समय नादरियों ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल के युद्ध में मुगल को पराजित किया था। कितने ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटुंब की सहायता से उन्हें चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया गया, उसके सूची 2 दिया गया। नागानंद, हर्षचरित और तुगलनामा
तल्फक उल मोहम्मदीन और यह नंबर है तैयार नील दर्पण। तो इसमें से कौन कौन होगा वो देख लीजिए। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, उससे आप मैच कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो उससे आप मैच कर लेते हैं। देखिए उससे मैच करने के बाद दो का आपको ऑप्शन दो का आ का दो बता रहा है, तो मतलब नागानंद का क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागानंद का क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। दो का अ का दो। उसका क्या कह रहा है? बी का ए। हरिश्चरित्र का हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट। कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र का हो जाएगा बाणभट्ट। उसका क्या कह रहा है? स का कह रहा है 3। तो स का कह रहा है 3। तुगलकनामा का हो जाएगा अमीर खुसरो। कौन हो जाएगा दोस्तों? तुगलकनामा का हो जाएगा अमीर खुसरो। उसके क्या कह रहा है? द का हो जा रहा है 4। तो ये हो जाएगा, अब द का आपको जा रहा है तुगलकनाम, द का हो जाएगा इसका सेम इसके सामने सामने हो जाएगा दोस्तों तफल उल मोहिदनी का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उसके आ जाते हैं नेक्स्ट, यह का हो जाएगा 6। नील दर्पण जो है किसने लिखा? वो हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पर दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। तो एक में क्या कहा? धार्मिक असुविधा कानून लागू किया गया। उसके बाद 2 में सती निषेध रेगुलेशन लाया गया। उसका 4 नंबर उसका राज हड़पने का सिद्धांत लगाया गया। मान के धर्म और आप लोग को कोई भी धर्म अपनाना था तो उस समय ये नहीं अपना सकते थे, लेकिन अभी के समय ये धर्म कानून लाने के बाद धर्म असुविधा का खत्म हो गया, कोई भी कानून ला सकते हैं। उसके बाद ये सती निषेध रेगुलेशन भी लाया गया। 1, 2 और 4 ये तीनों लाया गया। राज हड़पने का सिद्धांत भी लाया गया। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। कब हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? 1774 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 ईस्वी में। उसके आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों महाराष्ट्र के सुधारक लोकहितवादी कहा गया। किसको कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को। उसके बाद आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है दोस्तों 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। उसके आते हैं हम लोग 43 नंबर पे। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया गया उनमें से पूरा जिस्म जीवाश्म बहुत कम होता नहीं, ये गलत है दोस्तों। उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका बी नंबर, ये जल के लिए संरक्षित होते हैं, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। इसका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टान जो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी नंबर बी केनबारा। केनबारा जो है पतन नगर नहीं है। कौन नहीं है? केनबारा जो है पतन नगर नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण चाहिए। न्यूनतम वन आवरण कितना चाहिए दोस्तों? अगर पूरे दुनिया में अगर हम लोग को कितना प्रतिशत तक हमको वन चाहिए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण भूमि का जो है 33% हम वहाँ पे वन होना चाहिए। कम से कम 33% वन पूरी परिस्थिति को जो है संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार के लिए कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन देश जो है
पत्थर के कोयले के लिए विश्व में पहले नंबर पे है। इसका चीन की राजधानी आप लोग जानते ही हैं, टोक्यो है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अब चलिए दोस्तों चावल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चावल की फसल जो है ये कहाँ पर ज़्यादा उपजती है? ये जो है चिकनी जहाँ पर मिट्टी होती है वहाँ पर ये ज़्यादा उपजती है, और यहाँ पर गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है, तभी यहाँ पर चावल की उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है? भूमि बंधित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 49 नंबर पर, मानसून का निर्वात इंगित करता है। मानसून का निर्वात इंगित करता है, कैसे इंगित करता है दोस्तों? अगर मौसम अगर आकाश साफ है तो पता चल जाता है कि आज मानसून नहीं होने वाला है, बारिश नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत की सबसे बड़ी वाही नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाही नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है, तो आप लोग सभी जानते होंगे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप लोग तो सभी जानते हैं, इसका क्या आंसर होगा? गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके रिलेटेड एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, आपके सबसे पहले बात ये पूछ देगा कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड पूछ सकता है। भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो है नदी है कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर आपसे पूछ दिया भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वही नदी कौन सी? ये होगा गंगा। वही पूछ देगा भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। याद रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप जो किया जो पढ़ा है सर वही आना चाहिए, ये तो कभी कभी होता है आता ही है, लेकिन आपसे इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद क्या है दोस्तों क्वेश्चन 51 नंबर में, जनगणना 2011 के क्षेत्रफल के अनुसार से निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको 1 नंबर दिया आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका अवरोही क्रम क्या होगा दोस्तों? इसका अवरोही क्रम है 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2, 3 4 1 2। मतलब क्या हो गया दोस्तों? 3 नंबर में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सब बिहार। तो सबसे लास्ट में आता है बिहार दोस्तों। तो पहला क्या होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। उसके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर है क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रुंडुनन जो है सबसे बड़ा हिमनद है। यहाँ पे ये जगह है, सबसे ज़्यादा हिम यहाँ पर गिरती है। उसका है दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मरमागाओ को पतन स्थित है। मरमागाओ पतन स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गोवा में स्थित है। गोवा है जो है भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। क्या है दोस्तों? सबसे छोटा राज्य है। याद रखिएगा दोस्तों, गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कहाँ पे है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अप तट पर। कौन से तट पर दोस्तों? अप तट पर जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, मछली उत्पादन है। उसके आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार क्या है दोस्तों? एक समप्राय भूमि है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि हमको बहुत सारा क्वेश्चन है कराना, इसमें हिंदी का भी कराना है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन कराना है आपके लिए, ताकि आपको सारा सब्जेक्ट आपको हो जाए। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में पहली चीन मिल कहाँ स्थापित हो गई है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों।
याद रखिए कि दोस्तों आप एक बार करंट अफेयर लेके उसमें बिहार से थोड़ा रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके एग्जाम में, बिहार का एग्जाम है, बिहार में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हो गई थी? हुआ था दोस्तों, इसका सही है मोतिहारी। मोतिहारी में सबसे पहला चीनी मिल स्थापित किया गया था दोस्तों। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 57 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चारों नदी जो है वो गंगा से, बिहार में गंगा से मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ, 1 2 3 4 चारों। गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा घाघरा भी मिलती है, पुनपुन नदी है। ये चारों नदियाँ जो है बिहार में गंगा नदी में मिलती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों? लोकसभा, और उस लोकसभा को उसके काल की समाप्ति के पूर्व कौन भंग कर सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपका उसके ऑप्शन नंबर सी। कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा और उसके काल को समाप्त करने के का पावर किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को, और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ जान लेते हैं। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। आपसे कभी कुछ एग्जाम में पूछ देगा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का दोस्तों? 5 वर्षों का। परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह से अनुसार उसके कार्य से पहले भी उसको भंग कर सकता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर दोस्तों। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कितना प्रतिशत मत नहीं मिले तो? वो अपना जमानत खो देगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1/6 होना चाहिए दोस्तों। इस 1/6 से अगर उसको कम मिल जाएगा तो जमानत खो देता है दोस्तों। तो इसके बारे में सॉरी दोस्तों 1/10 हो जाएगा, 1/10। तो दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों की संख्या कितने 1/10 भाग प्राप्त करना पड़ेगा। कितना प्राप्त करना होगा दोस्तों? 1/10 प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन में 10% से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। क्या की जाती है? जमानत की जो राशि है वो जब्त कर ली जाती है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? वो संसद के लिए प्रति जो होता है उत्तरदायी होता है। किसके प्रति दोस्तों? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संसद के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार 75(3) के अनुसार स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किसके कारण आधारित है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1971 जनगणना पर आधारित है। किसके आधार पर? 1971 की जनगणना पर आधारित है। उसके आते हैं 62 नंबर दोस्तों। 62 नंबर क्या है? यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किसे देना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। किसे देना चाहिए दोस्तों? उपाध्यक्ष को देना चाहिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से किसी को भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, किसी को भी प्राप्त नहीं है। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 64 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न और सामाजिक धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ये जो है सही इसका ऑर्डर है।
इसका सही ऑर्डर क्या है दोस्तों? सार्वभौम, सत्ता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, ये इसका सही ऑर्डर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर, लोकसभा का जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है 66 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का ये संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद का दोनों सदनों का अधिवेशन कहाँ आयोजित होता है? अधिवेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 66 का ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने के लिए जिससे दोनों सदनों का मतभेद हो। संसद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है आयोजित किसके लिए किया जाता है? विधेयक पर विचार करने के लिए। कोई भी विधेयक होता है उस पर विचार करने के लिए, उसमें पारित करने के लिए, जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है कि इस पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 67 नंबर पर। 67 नंबर पाते हैं। 67 नंबर क्या कह रहा है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा या राज्यपाल की अनुशंसा पर। किसके द्वारा? संसद द्वारा या राज्यपाल की अनुशंसा के द्वारा जो है किसी भी राज्य का विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। निम्नलिखित राज्य में भी कहाँ विधान परिषद है? निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, केवल बिहार में विधान परिषद कहाँ पे है? केवल बिहार में। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? किस अनुच्छेद में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा होगा? 69 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 170। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का एवं विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है अनुच्छेद 170 में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में से लोकसभाओं में सांसदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कितनी है? 40 कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 40। वर्तमान संसद में बिहार और झारखंड विभाजन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 40 तथा शेष जो बच गया, शेष 14 सीट जो है झारखंड में चली गई। इसके बाद दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का आपको लोग सोल्यूशन चाहते हैं तो चलो सोल्यूशन के लिए आप लोग हमारे मॉडल सेट पेपर है दिया गया नाम से, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3, 4 मॉडल सेट डाल चुके हैं दोस्तों। इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन पे। इंग्लिश में 81 नंबर क्वेश्चन का रहा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको जो सेंटेंस दिया है उसमें से आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है दोस्तों। सेंटेंस क्या है? सी कंप्लेंट अबाउट हर weak eyes and lamented about the necessity from the speechless। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा गलत है? इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या गलत है दोस्तों? यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन का गलती है। क्या चीज़ का गलती है? प्रीपोजिशन का। यहाँ फ्रॉम की जगह फोर होगा। क्या होगा दोस्तों? फ्रॉम की जगह फोर होगा। क्या होगा दोस्तों? फोर। देखिए सेंटेंस क्या कंप्लीट होगा दोस्तों? सी कंप्लेंट अबाउट हर वीक आइज एंड लेमिनेटेड अबाउट द नेसेसिटी फॉर स्पेलिटेस। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? स्पेलिटेस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर आपको खाली जगह दिया गया है, इसमें कह रहा है भरने के लिए। इसी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन है शेक्सपियर ब्लैंक दिस प्ले। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर रोट दिस प्ले। इस नाटक को किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन क्या करा है?
Select the most appropriate option to the substitute the underline of segment in the given sentence. If there is no need to the substitute or the select no improvement. आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें कहा अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो चेंज कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? द क्वेश्चन आर सो सिंपल डैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैन अंडरस्टैंड दैम। क्या हो जाएगा? कैन अंडरस्टैंड दैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन अंडरस्टैंड दैम। तो इसका यहाँ पे क्यों हुआ यह हम जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, चूंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है प्लूरल नंबर है, अंत में इसका क्वेश्चन जो केस है प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ पे इट के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इट के जगह यहाँ पे दैम हो जाएगा। यहाँ पे चेंज होगा दोस्तों, इट के जगह दैम हो जाएगा। यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल होना चाहिए। कैन अंडरस्टैंड इट के स्थान पर क्या हो जाएगा? कैन अंडरस्टैंड दैम। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आप लोग सिनोनियम का तो जानते ही होंगे, हिंदी क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। एंटोनियम का होता है उल्टा अर्थ, उल्टा। तो यहाँ पे तो आपको क्या दिया है? फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर इसका गैस कीजिए, आप लोग सोचिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। या फ्रूटफुल का अर्थ होता है उपजाऊ या फलदार। फ्रूटफुल का क्या अर्थ होता है? उपजाऊ या फलदार। फ्रूट यहाँ से फ्रूट से मतलब हो गया फल, या फलदार, इसको क्या कहा जाएगा? फलदार। उसके बाद इसका अर्थ हो गया। उसके बाद देकल में जो प्रोडक्टिव का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाता है उपजाऊ या उत्पादक। क्या हो जाता है? उपजाऊ या उत्पादक, इसका भी हो जाता है। ये आपको अगर वर्ड मीनिंग का अर्थ पता है तो आपको निकाल सकते हैं। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपसे फिर इसमें से ग्रामेटिकल एरर कर रहा है छांटने के लिए। दे विजिटेड द, क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों? दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। तो इसका एरर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो क्या चेंजेस होगा यहाँ पे, क्यों चेंज होगा वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर होगा दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर आ रहा है दे। क्या आ रहा है? सुपरलेटिव डिग्री आता है दे। तो दे के साथ का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों? इज मोस्ट। यहाँ पर आप लोग कुछ मिसिंग लगा है तो यहाँ पे ये यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा। क्या दे इस्तेमाल होगा? विच इज़ द मोस्ट। यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों? यह विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। यहाँ पे द हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू इन द फिल इन द ब्लैंक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? 86 का ए में क्या होगा दोस्तों? द ब्लैंक। यहाँ पर आता है दोस्तों क्वेश्चन है द ब्लैंक ऑफ द म्यूजियम शोड अस सम एक्सीडेंट क्वाइन। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। पूरा सेंटेंस मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? द एक्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम शोड अस द सम इंसिडेंट क्वाइन। तो इसका मान कर यहाँ पर इसको दोनों को कंप्लीट करने के बाद इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्यूरेटर को मिलाने के बाद हो जाएगा दोस्तों क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम का अर्थ हो जाएगा म्यूजियम का प्रबंधक। क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यूजियम का प्रबंधक। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स इन द सेम एज इन द ग्रुप वर्ड ऑफ द गिवन। क्या कर रहा है? ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले। तो यहाँ पे इससे मिलता जुलता आपसे पूछ रहा है। तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इपिलिग्यो। ये क्या हो जाएगा? इपिलिग्यो का अर्थ होता है दोस्तों नाटक का अंसाहार, उपसंहार, अंत। यह दिए गए शब्द समूह के उचित स्थान पर शब्द होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इपिलिग्यो। उसके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर इन द। आप लोग ग्रामेटिकल एरर का अगर आप लोग प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसमें ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको पकड़ लेगा। इसका सही क्वेश्चन क्या है? द रोड वाज ब्लॉक्ड सिंस इट वाज इन रिपेयर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 88 का? इसका 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इन रिपेयर। यहाँ पे गलत क्या है दोस्तों? इन रिपेयर।
तो इन रिपेयर का जगह क्या होगा, द रोड वाज ब्लॉक सिंस इट वाज इन रिपेयर। इसके जगह क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा इन रिपेयर नहीं होगा, यहाँ दोस्तों बीइंग रिपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इन रिपेयर के स्थान पर सही हो जाएगा क्या दोस्तों, बीइंग, BEING, बीइंग रिपेयर, BEING, बीइंग रिपेयर। याद रखिएगा दोस्तों। उसके आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे शोड द ग्रेटेस्ट। यहाँ पर ग्रेटेस्ट के बाद क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्ट। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम आप लोग को बताए तो उल्टा शब्द होता है दोस्तों। तो यहाँ पे लेनिट का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लेनिट है। लेनिट का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है उदार, नरम। उदार और नरम का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको सब पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर या सख्त, इसका उल्टा शब्द यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन पर दोस्तों। हिंदी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए, कक्षा डैश हो गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर आप लोग को देख के क्या लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत हो गई। क्या हो गई दोस्तों, शांत हो गई। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। 92 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो आदि, आदि का क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अनादि। आप लोग सभी जानते होंगे इसका अर्थ। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 93 नंबर क्वेश्चन पर। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कायल डैश रही है, कायल क्या कर रही है, डैश रही है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कुक, को यहाँ पे दोस्तों कोयल होगा दोस्तों, यहाँ पे को मिसिंग हो गया दोस्तों, कोयल डैश रही है, कुक रही है। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। इसका सही आंसर एकमात्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास जो एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके बाद आते हैं हम लोग सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनें। तो इसका सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गगनचुंबी। और सब जो लिखा हुआ है सब गलती लिखा हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गगनचुंबी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने लिए किए की डैश मिली। क्या हो जाएगा, किए की सजा मिली। क्या मिली दोस्तों, ये सब आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही बना लीजिएगा, सजा मिली। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 97 का, दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्र को नष्ट करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 97 का, इसका सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन। क्या है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। क्या है दोस्तों, दुविधा जो है आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। उसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अमृत का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष। क्या हो जाएगा दोस्तों, पीयूष। इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदान का क्या होता है, आदान का आप लोग सभी जानते हैं, आदान का प्रदान होगा, आदान का प्रदान होगा। उसके आते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अकल पर पत्थर पड़ना। तो इसका बुद्धि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग सभी जानते होंगे, इसलिए हमें बताना नहीं जरूरी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइए, तो समझते हैं आप लोग मुहावरे का अर्थ जानते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों हम रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।